वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे हांगकांग से बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर एक इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूं, और इस कॉन्फ्रेंस का मैं कीनोट स्पीकर हूं। और जैसे दूसरे शोज करूंगा तो उसमें मैं अपनी तकरीर और दूसरे तकरीरें और जो दूसरे यहाँ पे स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स आए हैं, कई मुल्कों से आए हैं, उनके जो थॉट्स होंगे उसे समराइज करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन आज मैं एक बहुत ही मतलब साउथ एशिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक ऐसी मोड़ पे खड़ा हुआ है जहां पोटेंशियल जंग का अभी भी हाई है, उसके बारे में बात करूंगा। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं जो 10 नवंबर को जो दिल्ली में बम फूटा है, और उसके बाद 11 को जो इस्लामाबाद में सुइसाइड बॉम्ब अटैक हुआ है, उन दोनों को लेकर मैं उनसे जियो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि उनकी जो जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है उनके बारे में बात करूंगा। मैं तो यहाँ बैठ के कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। और कि उसके क्या माने हैं, मतलब एक साथ हो रहे हैं, आर दे कोऑर्डिनेटेड, ये हु इज डूइंग दैट इफ इट इज कोऑर्डिनेटेड, इस तरह के सवाल जरूर उठते हैं। अभी तक तो इंडिया में जो अटैक हुआ है उसे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में जो अटैक हुआ उसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैज ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड। पाकिस्तान ने उस पे इंडिया एज वेल एज अफगानिस्तान दोनों को ब्लेम किया है इस अटैक के लिए। लेकिन भारत के जो जो इंडिया में जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, उन्होंने इस अटैक को एक टेररिस्ट इंसिडेंट यानी एक आतंकवादी वाकया करार दिया है, ना लफ्ज अटैक यूज नहीं किया। आई डोंट नो व्हाट द पॉलिटिक्स इज, उसे हम अनपैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी हांगकांग की झलक झलक दिखा देता हूँ। यहाँ खिड़की में से देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी हायत रीजेंसी नाम की होटल है, वहाँ ठहरा हुआ हूँ। तो ये होटल 10वें फ्लोर पर हूँ। तो आप पीछे देख सकते हैं, हाईवे भी है और हांगकांग के नज़ारे। दिस इज़ अ वेरी फेमस शहर है। हांगकांग की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको कभी मौका मिले तो मैं आपको हांगकांग की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि, और हांगकांग का स्टेटस भी बहुत ही दिलचस्प है। इट इज़ वेरी वेरी अनयूजुअल दिस, मतलब जिस 1997 में जब चाइना का हिस्सा बना था हांगकांग, तो उसका सिस्टम बिल्कुल अलग था चाइना से। ब्रिटिश कॉलोनी थी वो जब तक। उसके बाद से इट हैज बिकम के वन कंट्री टू सिस्टम्स, यानी दो अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो उसके बारे में मैं तफसीलन बताऊंगा। बट नाउ टू रिटर्न टू द टेररिस्ट अटैक्स इंडिया में, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि भारत ने अभी ओपनली पाकिस्तान को इसके बारे में एक्यूज नहीं किया, क्योंकि इंडिया के लिए अब दो तीन डिलेमास हो गए हैं। पहले तो वो देखिए पूरी तरह से नहीं कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक है, वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट वाकया है, बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये अनइंटेंशनली हो गया। कि जो उससे पहले जो नेटवर्क्स जिसे कह रहे हैं डॉक्टर्स ऑफ डूम वाले नेटवर्क्स, जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, कश्मीरी डॉक्टर्स जिनके पास असला निकला, बंदूकें निकली, बम वगैरह निकला है 2900 किलो, अपेरेंटली उनके पास आरडीएक्स वगैरह था। तो इट वाज क्लियर कि वो कोई बड़ी चीज प्लान कर रहे थे, लेकिन वो फंस गए, पकड़े गए। तो उसमें यू कैन से कि दैट वाज ए गुड ऑपरेशन बाय इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उनको तो पकड़ लिया, लेकिन दे कुड नॉट फिनिश द जॉब। और उमर, जो डॉक्टर उमर कह रहे हैं, वो जिनकी बॉडी मिली और डीएनए के थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, ही प्रोबेबली रश थ्रू विद दिस असाइनमेंट कि हम सब पकड़ने से पहले कुछ ना कुछ कर दें। देखिए टेररिज्म का पिछले कई सालों से हम हर जगह देख रहे हैं, टेररिज्म बहुत हो रहा है फ्रॉम लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आती कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज अचीव्ड इट्स पॉलिटिकल गोल्स, यानी उनको उनकी पॉलिटिकल सियासत में जो उनके मकसद हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं। मतलब अभी तक मुझे इन रीसेंट टाइम्स कोई नज़र नहीं आती। इन द पास्ट तो कई हुए हैं टेररिज्म से। फॉर एग्जांपल जो पहला कार बॉम्ब फोड़ा था वो तो इसराइल में फोड़ा गया था, किंग डेविड होटल में। आप उसे गूगल करके देख लिए, बॉम्ब ब्लास्ट इन किंग डेविड। ये इजरायलीज जो आज़ादी मांग रहे थे उन्होंने किया था। उसके फौरी बाद ब्रिटिश ने अपना बोरिया बिस्तर बांध बांध कर इसराइल को डिक्लेयर करके इंडिपेंडेंट वो चले गए।
तो इन द मॉडर्न एरा तो मुझे वही एक ही नज़र आता है कि टेररिज्म से जो मुल्क बना है, वेर एज इंडिया और पाकिस्तान जो उसी दौरान चंद महीने पहले आज़ाद हुए, दे आर मोर थ्रू द गांधीयन मेथड ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। तिमूर में भी, ईस्ट तिमूर भी एक स्टेट बन गया। एनीवे, द पॉइंट इज के टेररिज्म से तो कोई ऐसी तब्दीलियां बड़ी नहीं आई है पिछले चंद सालों में। इनफैक्ट कि वो लोग जिनकी आज़ादी या जिनके पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए टेररिज्म किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपके सामने ही गाज़ा जो हमास ने किया अक्टूबर 7 को, उससे तो कुछ फ़ायदा तो नज़र नहीं आता मुझे। 60-70 हज़ार के करीब फ़लस्तीनी मारे गए, ज़्यादातर औरत और बच्चे, और पूरा का पूरा गाज़ा तबाह हो गया। तो क्या, कब लोग समझेंगे कि टेररिज्म डज नॉट पे। एनीवे, उससे हट के यहाँ आते हैं। पहले तो सिचुएशन बड़ा टेंस है, बिकॉज इंडिया के लिए जो डिलेमा है कि क्या क्या इसको फुल फ्लेजेड टेररिज्म कह दें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। हम हर टेररिस्ट अटैक को एक जंगी अटैक, वॉर की तरह ट्रीट करेंगे, और वॉर की तरह हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है, इसका मतलब ये है कि अब ऑपरेशन सिंदूर दोबारा ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसको इंसिडेंट कहते हैं और इसको टेररिस्ट अटैक नहीं कह रहे हैं या इसको एक्ट ऑफ वॉर नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दे हैव नो इंटेंशन एट द मोमेंट ऑपरेशन सिंदूर को रिन्यू करने का। मुझे लगता है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग पूरा कनेक्शन बिटवीन द डॉक्टर्स ऑफ डूम का जो ग्रुप है और ये जो वाकया हुआ है दिल्ली में। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड नेगोशिएशंस है वो बहुत ही बेहतर मोड़ पर पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब सर्जियो गोर की स्वेरिंग इन सेरेमनी पे जो सेलिब्रेशन कर रहे थे वो व्हाइट हाउस में, उनके स्वेरिंग इन के बाद एज अमेरिकाज एम्बेसडर टू इंडिया और साउथ एशिया, तो उन्होंने कहा कि भाई चांसेस आर कि अब इंडिया के ऊपर हम टैरिफ्स कम कर देंगे। और फिर फॉक्स चैनल पे ये भी कहा कि H1B इज इम्पोर्टेंट, अमेरिका में उतना टैलेंट नहीं है, अमेरिका को चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि ही इज गेटिंग रेडी टू अनाउंस ए डील विद इंडिया, जिसमें इंडिया के ना सिर्फ टैरिफ्स भी कम हो जाएंगे बल्कि शायद देयर बी सम पॉजिटिव डेवलपमेंट H1B को लेकर उस ट्रेड नेगोशिएशंस के। तो ये सिग्नल्स तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से डायरेक्ट नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या इंडिया एक जंग शुरू करके फिर डोनाल्ड ट्रंप उसको रोकने की कोशिश करके वो सारा का सारा जो जियो पोलिटिकल और यूएस इंडिया रिलेशंस का जो मेस बना हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार, तकरीबन अब 55 बार कह चुके हैं कि इंडिया किस पाकिस्तान के बीच में सीज फायर उन्होंने कराया था ट्रेड की धमकी देकर, बेसिकली टैरिफ की धमकी देकर, और इंडिया ने बार बार उसे इनकार किया कि दैट इज नॉट ट्रू। तो फिर वो चीजें शुरू हो जाएगी और उससे शायद डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ ना लगा दे इंडिया पर। सो टू नॉट टू अवॉइड स्पॉइलिंग दैट, शायद इंडिया डज नॉट वांट टू गेट इनटू ऑपरेशन सिंदूर नाउ। दूसरी चीज ये है कि जब अगर कहते हैं कि ये इंटरनेशनल टेररिज्म इंस्पायर्ड है, लेकिन है डोमेस्टिक टेररिज्म, और जितने भी बंदे पकड़े गए या मारे गए, मरे हुए हैं, उसकी डीएनए पॉइंट वो इंडियन ही हैं, कश्मीर से हैं। सो दिस इज क्लियरली ए केस ऑफ डोमेस्टिक टेररिज्म। और अगर ये डोमेस्टिक टेररिज्म है, तो फिर सवाल उठता है कि भाई क्या आपने जो तब्दीलियां लाई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके, आर्टिकल 370 35A वगैरह को एब्रोगेट करके कश्मीर में 2019 में, क्या उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ है? कश्मीर में इलेक्शंस भी हो चुके हैं, कश्मीर में दे आर वेरी पीसफुल इलेक्शंस। तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर कश्मीर में दोबारा इंसर्जेंसी शुरू हो गई है, या दीज पहलगाम में जो हुआ और अब जो हुआ, दीज आर जस्ट टू डिफरेंट इंसिडेंट्स और वी शुड नॉट अलाउ देम। मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि इनको आइसोलेटेड एपिसोड्स की तरह ट्रीट करें, इनको डू नॉट गिव देम मोर अटेंशन देन दे डिजर्व। लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से तो उन पे अटेंशन करें, मीडिया में ये नैरेटिव्स प्रोपागेंडा उसको बढ़ाने से इट इज ओनली गोइंग टू मेक द इशू मोर प्रॉब्लमेटिक, मुल्क को और डिस्टेबलाइज करेगा। ट्रीट दैट आइसोलेशन, कहें कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, कश्मीर की हालत बेहतर हो रही है। ये जो है एक्ट्स ये डेस्परेशन से हो रहे हैं क्योंकि चीज़ें नॉर्मलाइज, लेकिन सवाल तो ज़रूर उठेगा कि कश्मीर में क्या नॉर्मलाइजेशन हो रहा है या नहीं। क्योंकि क्यों हो रहा है ये टेररिस्ट, वो भी इस बार प्रोफेशनल जिनकी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए थी, ये तो डॉक्टर्स वगैरह हैं।
सो देयर लाइफ शुड हैव बिकम बेटर। अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, सो व्हाई आर दे नॉट हैप्पी? तो ये एक सवाल डिस्कशंस होना चाहिए। तो इंडिया के लिए इट्स ए प्रॉब्लम। अगर इंटरनेशनल टेररिज्म कहते हैं तो जंग करना पड़ेगा, डोमेस्टिक टेररिज्म कहते हैं तो फिर फेलियर ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी। और इससे हटकर ये भी सवाल है कि हाउ गुड इज द करंट गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग इंडिया। ये दिल्ली की सरकार, प्राइम चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी की है, प्राइम मिनिस्टर भी बीजेपी के हैं, होम मिनिस्टर भी उन्हीं की है, पूरे एजेंसीज वगैरह में अजीत डोवल का राज है। सो देर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी। कुछ तो सवाल पूछना चाहिए कि व्हाई आर वी सीइंग सो मच ऑफ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस और फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। तो इंडिया के लिए ये डिलेमा जरूरी है। और प्लस ये बात तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये बिहार के इलेक्शन जो इतना इम्पोर्टेंट है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, उसके सेकेंड फेज के एक दिन पहले ये हुआ है। इज द टाइमिंग क्रिटिकल? ये सवाल तो पूछना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भारत सरकार ने करवाया है या नहीं, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इतने सारे लोग पकड़े गए तो एक को क्यों छोड़ दिया? वाज दैट पर्सन अलाउड? सो क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड कि द टाइमिंग, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का फायदा होता है जब इंडिया में टेररिज्म होते हैं या राइट्स होते हैं या हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं। और वही पार्टी वाज इन चार्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोटेक्शन, सारा का सारा उन्हीं के हाथ में था जब ये हुआ। जहाँ तक इस्लामाबाद का सवाल है, उनके लिए भी कई डिलेमाज है। एक डिलेमा उनके लिए ये है कि भारत क्या करेगा? क्या भारत दोबारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करेगा? पाकिस्तान के लिए इट विल बी ऑब्वियसली डिफिकल्ट। हर चंद महीनों को क्या वो जंग लड़ते रहेंगे इंडिया के साथ? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। टीटीपी उनका बस जीना हराम किया हुआ है। पिछले कई महीनों में कई सौों से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल और इंडिविजुअल सिटीजन्स मारे गए हैं। इट इज क्लियर कि सरकार हैज फेल्ड। मतलब ये आसिम मुनीर का फेलियर है। उनके जो फील्ड मार्शल अब पता नहीं वो बादशाह बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के, कि दे हैव नॉट अचीव्ड ए रेजोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो 2 राउंड्स ऑफ डायलॉग हुआ है काबुल में भी और इस्तांबुल में भी, वो भी फेल हो गया है। और फिर पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बड़े बड़े धमकियां आई कि जंग हो जाएगी। तो इफ पाकिस्तान इज फोकस्ड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, तो उनके लिए तो ये डिलेमा है कि क्या इंडिया भी उनको अटैक करेगा? उधर से तालिबान उनको अटैक कर रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो दिस इज ए बिग सीरियस सिक्योरिटी डिलेमा उनके लिए। दिस इज नॉट अ जोक। दूसरी चीज ये है कि मतलब ये कब तक चलते रहेगा? तहरीक तालिबान इज लाइक नॉन स्टॉप चल रहा है। मतलब ये मुसलसल ना डेवलपमेंट पे फोकस, ना तेज पैसे रिसोर्सेस। तो दे आर हैविंग दैट चैलेंज। तीसरा उनके लिए डिलेमा ये है कि आमिरुल्लाह खान मुत्तकी जो भारत आए थे, अब भारत उनका तालिबान का बहुत सपोर्ट कर रहा है और तालिबान टीटीपी का सपोर्ट कर रहा है। तो यू हैव मिरर इमेज सिचुएशंस। भारत कह रहा है कि पाकिस्तान इज सपोर्टिंग टेररिज्म इन इंडिया, और अब पाकिस्तान कह रहा है कि टेररिज्म को पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली थ्रू अफगानिस्तान और तालिबान। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में दोनों मुल्कों का नुकसान होने वाला है, बिकॉज बोथ द कंट्रीज आर गोइंग टू लूज देयर क्रेडिबिलिटी ऑन दिस इशू। के एक तो वो सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर सक रहे, दूसरा डायलॉग नहीं मेंटेन कर रहे, और तीसरा दे आर बोथ बीइंग अक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग टेररिज्म। खासतौर से इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया बार बार ये बात दोहराता है कि वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड वी डू नॉट वी कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। यानी हर रूप में हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं। तो पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है फ्रॉम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्या उसको भी इंडिया कंडेम करती है? या सिर्फ इंडिया पे अगर टेररिज्म होता है तो दे कंडेम इट? और तालिबान के बारे में जो इंडिया जो ताल्लुकात बढ़ा रहा है, हाउ हाउ इज दैट हैपनिंग व्हेन तालिबान इज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्टिंग टीटीपी? तो ये डिलेमास हैं साउथ एशिया के रीजन के लिए। और इनका मतलब असर जो माहौल है मुल्कों में उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब नफरत। इंडिया के, अब मैं चैनल्स पे देख रहा था डिबेट, ये मेरे लिए इट वाज बेनिफिशियल कि मैं जल्द ही निकल गया इंडिया से, और यहाँ आते आते मुझे तकरीबन 40 घंटे फ्लाइंग करना पड़ा इधर उधर।
क्योंकि अमेरिका में भी काफ़ी एयरपोर्ट्स पर गवर्नमेंट जो बंद थी, जिसकी वजह से काफ़ी फ्लाइट्स डिलेड हो रहे थे। सो आई डिड नॉट गेट इन टू दिस वेरियस चैनल्स टू डिस्कस दिस। लेकिन मैं जब देख तो रहा हूँ, जब भी मौका मिले तो मुझे हैरत हो रही है कि कितनी नफरत और मतलब डिस्कशन टेररिज्म का या दिल्ली के उस पर नहीं, और बस हिंदू मुस्लिम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी पे जा रहा है। बट आई थिंक दैट इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इट इज गोइंग टू ओनली एग्जैजरेट द सिचुएशन। उसको जितना आप लिमिट करें उतना आसान होता है प्रॉब्लम को हैंडल करने का। जितना आप प्रॉब्लम को फैलाएंगे वो उतना ही फैलेगा। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कश्मीर एंड द कनेक्शंस टू द कश्मीरी सिविल सोसाइटी के बारे में, उसको मजबूत करें, स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात करें, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट बस दूसरे नफरत भरी डिबेट्स में ना पड़ें, बेहतर है मुल्क के लिए। तो एनीवे, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और जैसा मैंने कहा कि जैसे ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, इट इज़ ऑन द शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडो पैसिफिक। तो जो इंडो पैसिफिक का खिता है, उसकी बैलेंस ऑफ पावर कैसा शिफ्ट हो रहा है, और क्वाड का क्या फ्यूचर है, डोनाल्ड ट्रंप की क्या नई पॉलिसीज हैं टूवर्ड्स इंडिया और इस रीजन, उन इन चीज़ों पर मैं बोलने यहाँ आया हूँ। और फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग द चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।